जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बिल्कुल इंजन रूम में उतर रहे हैं, संघ की कार्यपालिका यानी द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे संविधान के उन हिस्सों को कवर करते हैं जो बताते हैं कि देश आखिर चलता कैसे है। आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन कौन से पद हैं, बल्कि ये समझना है कि कागज पर और असलियत में देश को चलाने की शक्ति किसके पास है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और हाँ, भारत के महान्यायवादी के बारे में। और ये सिर्फ पदों की एक सूची नहीं है। हम इन ताकतवर पदों के बीच शक्ति के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा दिलचस्प ताना बाना है जहां संविधान के लिखे हुए शब्द और राजनीति की रोजमर्रा की हकीकत एक दूसरे से टकराते हैं और एक तरह से एक दूसरे को आकार देते हैं। तो चलिए इस पूरी संरचना को एक एक परत करके खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत सबसे ऊंचे पद से करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन उन्हें अक्सर नाम मात्र का कार्यकारी यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, देश का मुखिया और सिर्फ नाम मात्र का। इसका असल में मतलब क्या है? इसका देखिए सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, सरकार के नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रिटेन के सिस्टम को देखना, जहां से हमने अपनी संसदीय प्रणाली की प्रेरणा ली है। वहां राजा या रानी राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, उनकी एक गरिमा होती है, लेकिन देश चलाने के असली फैसले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लेती हैं। अच्छा, तो हमने वही मॉडल अपनाया है। जी, एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। राष्ट्रपति राज करता है पर शासन नहीं करता। तो फिर इस पद का मतलब ही क्या रह गया? क्या ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। रबर स्टैंप कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये सच है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को लगभग हर काम के लिए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। वो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं शायद। हाँ, भेज सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आती है तो उन्हें वो माननी ही पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जैसे जब किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तब किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, यह फैसला राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। अब आते हैं उनके चुनाव पर। ये कोई आम चुनाव नहीं है जहां हम और आप सीधे वोट डालते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसके पीछे क्या सोच थी? प्रधानमंत्री तो सीधे चुने हुए नुमाइंदों से आते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए इतना जटिल सिस्टम क्यों? देखिए, इसके पीछे संविधान बनाने वालों की बहुत गहरी सोच थी। सोचिए, अगर राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री की तरह सीधे देश की जनता चुनती तो क्या होता? तो देश में दो ताकत के केंद्र बन जाते हैं। बिल्कुल, दोनों दावा करते कि उन्हें जनता का सीधा जनादेश मिला है। ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती थी। हाँ, ये तो है। हमारा सिस्टम इसी टकराव से बचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। और ये तरीका सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रतीक हों, सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं बल्कि राज्यों के भी। जी, वो पूरे संघ के प्रतिनिधि हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री और लोकसभा के पास ही केंद्रित रहती है। ठीक है, तो ये शक्ति के संतुलन का मामला है। अब अगर उनकी शक्तियों की बात करें तो कागज पर तो ये बहुत ज्यादा दिखती हैं। देश के सारे बड़े काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। बिल्कुल, आप इसे यूं समझिए कि राष्ट्रपति देश की औपचारिक मोहर हैं। सारी कार्यकारी शक्तियां उन्हीं में निहित हैं। देश के सभी शीर्ष पदों पर नियुक्ति करना, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जी, वही करते हैं। यानी एक तरह से देश की पूरी टॉप लीडरशिप को वही नियुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है, ये सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही होती हैं, है ना? एकदम सही। यही तो संसदीय प्रणाली का सार है। अब आते हैं उनकी विधायी शक्तियों पर। देश तो कानूनों से चलता है। कानून बनाने की प्रक्रिया यानी संसद में राष्ट्रपति का क्या रोल है? हाँ, ये तो सब जानते हैं कि कोई भी बिल कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हों। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। हाँ, और एक बहुत ही दिलचस्प शक्ति है अध्यादेश जारी करने की।
सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा, यानी वो छुट्टी पर है, और देश को तुरंत एक कानून की जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा? तब यहीं पर संविधान राष्ट्रपति को एक अस्थायी कानून बनाने की ताकत देता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। इसकी ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसी ही होती है, लेकिन जैसे ही संसद की बैठक दोबारा शुरू होती है, इसे वहां से पास करवाना जरूरी होता है। मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रही है कि देश के बजट या अदालती मामलों में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। क्या मनी बिल जैसी चीजें उनकी सहमति के बिना आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, कोई भी मनी बिल, मतलब पैसे से जुड़ा विधेयक, लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। और न्यायिक शक्तियों में उनकी सबसे बड़ी ताकत है किसी सजा को माफ करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जी, संविधान उन्हें किसी दोषी की सजा को पूरी तरह माफ करने, कुछ समय के लिए टालने या सजा की किस्म को बदलने का अधिकार देता है, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना। तो हमने राष्ट्रपति को समझ लिया, वे राष्ट्र के प्रमुख हैं, एकता के प्रतीक हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन रोजमर्रा के शासन में वो मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। क्या ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जैसा पद है, एक तरह की डिप्यूटी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक आम गलतफहमी भी है जी। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते। उनका मुख्य और लगभग एकमात्र काम है राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का स्पीकर बन जाएगा। बिल्कुल। वे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन तभी करते हैं जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। अच्छा, तो उनका अपना कोई कार्यकारी काम नहीं है। वे या तो राज्यसभा चला रहे होते हैं या फिर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सी संभालते हैं। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां से देश की असली सत्ता की चाबी घूमती है। हमने ये स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख हैं, पर असली फैसले कहीं और लिए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि वो कहीं और कौन सी जगह है? जाहिर है, हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की ओर बढ़ रहे हैं। अगर राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। वे ही वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जी। हमारे दस्तावेजों में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। PM इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन उपमा है। एक मेहराब या आर्च में बीच का एक पत्थर होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। अगर आप उस एक पत्थर को निकाल दें तो पूरा मेहराब ढह जाएगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री सरकार में वही कीस्टोन है। वे ही मंत्रियों को चुनते हैं, उन्हें मंत्रालय बांटते हैं, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। वाह, मतलब पूरी सरकार उसी एक व्यक्ति पर टिकी होती है। हाँ। यानी टीम का कप्तान ही तय करता है कि कौन खेलेगा, किस पोजीशन पर खेलेगा, और अगर कप्तान ही मैदान से बाहर हो जाए तो पूरी टीम को ही बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। और प्रधानमंत्री की ताकत सिर्फ कैबिनेट तक ही सीमित नहीं है। वे देश की नीतियों की दिशा तय करते हैं, संसद में सरकार का चेहरा होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उनकी ताकत एक बहुत बड़ी चीज पर निर्भर करती है। लोकसभा में उनकी पार्टी या गठबंधन को मिला बहुमत। हाँ, ये तो हमने देखा है। जब किसी प्रधानमंत्री के पास प्रचंड बहुमत होता है तो वे बहुत बड़े और कड़े फैसले ले पाते हैं। निश्चित रूप से। सोचिए, एक तरफ राजीव गांधी की 400 से ज्यादा सीटों वाली सरकार के प्रधानमंत्री का रुतबा, और दूसरी तरफ 1990 के दशक की गठबंधन सरकारों के प्रधानमंत्री, जिन्हें हर छोटे बड़े फैसले से पहले अपने कई सहयोगी दलों से सलाह मशवरा करना पड़ता था। पद वही है प्रधानमंत्री का, पर राजनीतिक ताकत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बिल्कुल। बहुमत ही प्रधानमंत्री की असली ताकत है। प्रधानमंत्री के बाद आते हैं उनकी टीम यानी मंत्रिमंडल। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे अलग अलग स्तर होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का बताया गया है। आसान भाषा में ये क्या है? यह संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिमंडल एक टीम है। वे अपनी सभी नीतियों और कामों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। एक साथ? हाँ। अगर सरकार कोई बिल लाती है और वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं सिर्फ उस एक मंत्री को इस्तीफा नहीं देना होता जिसके विभाग का वो बिल था, बल्कि पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। जी।
और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति ही क्यों है, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं? क्योंकि लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के पास होती है और लोकसभा ही वो सदन है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सीधे बैठते हैं। अच्छा। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का यानी जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास हासिल हो। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका स्वरूप अलग है, इसलिए सरकार की जवाबदेही सीधे जनता के सदन यानी लोकसभा के प्रति होती है। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, जिसके तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये संवैधानिक भाषा है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक हकीकत को समझना जरूरी है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का असल मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। मतलब मंत्री तब तक ही अपने पद पर रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहें। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और अगर मंत्री मना कर दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे बर्खास्त भी करवा सकते हैं। असली कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो अब हमारी सूची में एक आखिरी महत्वपूर्ण पद बचा है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होते और इनका क्या काम है? महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी सबसे बड़े वकील होते हैं। उनका मुख्य काम सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना होता है। उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, है ना? जी। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और संसदीय समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है जो वे नहीं कर सकते। और वो क्या है? वे वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वे संसद के सदस्य नहीं होते। वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। वे तो सरकार के वकील हैं जिन्हें अपनी बात रखने के लिए संसद में आने का अधिकार दिया गया है। चलिए, तो आज के इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, एक तरह से रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल हैं। बिल्कुल। और जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, जो सरकार के मुखिया हैं। और पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है और सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। और कुछ आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। हाँ, 3 बातें खास तौर पर ध्यान रखें। पहली, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? नहीं। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। दूसरी, क्या उपराष्ट्रपति एक डिप्टी प्रेसिडेंट हैं? नहीं, उनका मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। और तीसरी और सबसे जरूरी, क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं, केवल लोकसभा के प्रति। सही। अंत में हम कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र के उस सार को दर्शाती है जहां राष्ट्रपति का संवैधानिक सम्मान, प्रधानमंत्री के राजनीतिक नेतृत्व और मंत्रिपरिषद के सामूहिक विवेक के जरिए काम करता है। ये शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही सोचा समझा मॉडल है। ये पूरी संरचना संवैधानिक नियमों पर आधारित है, बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी। जब राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर हो या किसी प्रधानमंत्री को बहुत मामूली बहुमत मिला हो, तब एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत समीकरण, उनके आपसी रिश्ते, इन संवैधानिक भूमिकाओं को जमीनी हकीकत में किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें किताबों और अनुच्छेदों से परे भारतीय राजनीति की वास्तविकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जय हिंद, जय भारत। भारत में कानून कौन बनाता है, सरकार पर नियंत्रण कौन रखता है और सबसे बढ़कर जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन सभी बड़े सवालों का जवाब एक ही जगह आकर मिलता है, संसद। आज हम भारतीय संसद की बनावट और शक्तियों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जटिल व्यवस्था को समझने में हमारी मदद करेगी। तो आज की चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा होगा। पहले हम संसद की मूल संरचना को समझेंगे, फिर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करेंगे और फिर बात करेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया की, खासकर मनी बिल की। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संसद कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो इमारत तो नहीं है, असल में ये 3 हिस्सों से मिलकर बनी है ना? बिल्कुल। और यहीं पे ज्यादातर लोग एक गलती कर बैठते हैं।
अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, राष्ट्रपति भी? लोग अक्सर उन्हें सिर्फ कार्यपालिका का प्रमुख मानते हैं। जी, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग है। उनकी भूमिका सिर्फ विधेयकों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। वो एक तरह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं। दिलचस्प है। तो उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा। सोचिए, राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्र का समापन करते हैं, और एक बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास। जब संसद सत्र में ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस। हाँ, और उसकी ताकत संसद के बनाए कानून के बराबर होती है। तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश का काम कभी ना रुके। ठीक है, तो ये 3 स्तंभ है। अब आते हैं उन 2 सदनों पर जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नाम से ही कुछ कुछ तो साफ है। हाँ, लेकिन इनकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा मतलब लोगों का सदन, वो सीधे सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इसके सदस्य सीधे चुनाव से आते हैं? बिल्कुल, हर 5 साल में। ये एक अस्थायी सदन है। सरकारें इसी सदन के भरोसे पर बनती और गिरती हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। उसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा यह है कि देश में कभी भी एक विधायी शून्य नहीं बनता। सरकारें बदल सकती हैं, लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। ये एक तरह से नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करती है। ये तो कमाल का विचार है। मतलब एक सदन तात्कालिक जनादेश का प्रतीक है, तो दूसरा निरंतरता और स्थिरता का। लेकिन जब ताकत की बात आती है, तो क्या दोनों बराबर हैं? यहीं पर संसदीय लोकतंत्र का असली खेल शुरू होता है। कुछ मामलों में तो बराबर हैं, लेकिन जब सरकार की जवाबदेही की बात आती है तो लोकसभा निर्विवाद रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव, वो प्रस्ताव जिससे सरकार गिर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत साफ होता है। सरकार को उनका विश्वास हासिल होना चाहिए जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये कानून बनाते कैसे हैं। एक बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा और जटिल लगता है। हाँ है तो, पर इसे हम आसान चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है पहला वाचन। पहला वाचन मतलब बस विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। एक तरह से बस उसका परिचय होता है, कोई खास बहस नहीं होती। अच्छा, और उसके बाद आता है समिति चरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधेयक को एक समिति को भेजा जा सकता है जो इसके हर पहलू की मतलब बाल की खाल निकालती है। तो बिल का पूरा पोस्टमार्टम यही होता है। फिर आता है सबसे अहम चरण, दूसरा वाचन। यहाँ विधेयक के हर खंड पर, हर क्लॉज पर विस्तार से चर्चा होती है। सदस्य संशोधन पेश करते हैं और हर संशोधन पर वोटिंग होती है। और सबसे ज्यादा समय यहीं लगता होगा। बिल्कुल। और आखिर में होता है तीसरा वाचन। इस स्टेज पर सिर्फ इस बात पर वोटिंग होती है कि बिल को इस रूप में पास किया जाए या नहीं। और एक सदन से पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है और वहां भी यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। जी। लेकिन अगर दोनों सदनों में किसी बात पर असहमति हो जाए तो क्या होता है? क्या बिल वहीं रुक जाता है? नहीं, यहीं पर संविधान ने एक और रास्ता बनाया है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। हाँ, जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। लेकिन इसमें एक पेंच है ना? लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है, तो जाहिर है कि संयुक्त बैठक में तो लोकसभा की ही बात मानी जाएगी। हाँ, व्यवहार में तो अक्सर ऐसा ही होता है। आज तक जितनी भी संयुक्त बैठकें हुई हैं, उनमें फैसला हमेशा सरकार के पक्ष में ही गया है, जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। तो ये भी एक तरह से लोकसभा के प्रभाव को ही दिखाता है। दिखाता तो है, पर इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को ठप होने से बचाना है। ठीक है, अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां लोकसभा को निर्विवाद सर्वोच्चता हासिल है। धन विधेयक या मनी बिल, ये क्या है और इतना खास क्यों है? मनी बिल, जैसा कि अनुच्छेद 110 में बताया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से जुड़े मामलों से संबंधित है। जैसे कोई नया टैक्स लगाना या हटाना, सरकार का उधार लेना या भारत की संचित निधि से पैसा निकालना।
और ये तय कौन करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? ये अंतिम अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है और उनके फैसले पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। कहीं भी नहीं, कोर्ट में भी नहीं? जी, कहीं भी नहीं। यहाँ प्रक्रिया बहुत खास है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा का क्या रोल है इसमें? बहुत ही सीमित। लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास बस 14 दिन होते हैं। 14 दिन? उसमें वो क्या कर सकती है? वो इसे न तो खारिज कर सकती है, न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है। और उन सिफारिशों का क्या होता है? अब ये लोकसभा पर है कि वो उन्हें माने या ना माने। और अगर राज्यसभा 14 दिनों में बिल वापस नहीं करती तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। मतलब पैसे के मामले में राज्यसभा बस एक सलाहकार है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, उन्हें सहमति देनी ही पड़ती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क बहुत मजबूत है। ये बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि सरकार जनता के पैसे से चलती है, इसलिए राजकोष पर अंतिम नियंत्रण सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन के पास ही होना चाहिए। बिल्कुल साफ हो गया। अब एक और पहलू पर आते हैं। संसद सदस्यों को अपना काम बिना किसी डर के करने के लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संसद में बोलने की पूरी स्वतंत्रता। एक सांसद ने सदन में क्या कहा या कैसे वोट दिया, इस आधार पर उस पर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन क्या ये अधिकार असीमित है? क्या वे कुछ भी कह सकते हैं? नहीं, असीमित तो बिल्कुल नहीं है। ये संविधान के प्रावधानों और संसद के नियमों के अधीन है। और ये विशेषाधिकार सदन के हैं, किसी एक सदस्य के नहीं। अगर कोई सदस्य इनका दुरुपयोग करे तो सदन खुद उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और आखिर में वे कौन से उपकरण हैं जिनसे संसद कार्यपालिका यानी सरकार पर नियंत्रण रखती है? देखिए, ये संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर? जी, हर बैठक का पहला घंटा। इस समय मंत्री सदस्यों के सवालों का जवाब देते हैं। ये रोजाना सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे अच्छा तरीका है। और एक शून्यकाल भी होता है, उसका नाम बड़ा अजीब है। शून्यकाल एक भारतीय नवाचार है। प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसे 0 आवर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के जरूरी मामले उठा सकते हैं। ये सरकार को चौंकाने और अप्रत्याशित मुद्दों पर घेरने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। इनके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी है ना? हाँ, अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, जो सिर्फ लोकसभा में होता है। अगर ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और स्थगन प्रस्ताव? स्थगन प्रस्ताव किसी तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए होता है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाए तो सदन का सारा काम रोककर सिर्फ उसी मुद्दे पर बहस होती है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए, अब तक की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोकप्रिय और शक्तिशाली सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी और संघीय सदन है। धन विधेयक पर लोकसभा की सर्वोच्चता है और किसी गतिरोध का समाधान संयुक्त बैठक से होता है। बिल्कुल सही। और कुछ आम गलतफहमियों से बचना भी जरूरी है, जैसे ये सोचना कि राज्यसभा हर मामले में लोकसभा के अधीन है। ऐसा नहीं है। और ये भी कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक आम गलती है। तो कुल मिलाकर भारतीय संसद प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक अद्भुत ढांचा है। ये लोकसभा के माध्यम से लोकप्रिय इच्छा और राज्यसभा के माध्यम से राज्यों के हितों के बीच एक संतुलन बनाती है। एकदम सही कहा आपने। और साथ ही संवैधानिक शासन और कार्यकारी जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। बहुत बढ़िया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं। आज का युग डिजिटल है। सूचना तुरंत फैलती है और जनमत सोशल मीडिया पर घंटों में बन जाता है। तो सवाल ये है कि क्या संसद की ये पारंपरिक उपकरण जैसे प्रश्नकाल या स्थगन प्रस्ताव आज भी सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए उतने ही प्रभावी हैं, या उन्हें आज की चुनौतियों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है? जय हिंद। जय भारत। जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हमारे स्रोत हैं भारत के संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 से 147 और 214 से 231। और ये सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखी बातें नहीं है, है ना? इनका हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे अधिकारों से सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। और यही आज हमारा मिशन है। हम जानते हैं कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, पर यह काम असल में होता कैसे है? ये एक बेहतरीन सवाल है। तो चलिए इसकी शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय
यानी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। इसकी बनावट कागज पर तो सीधी लगती है, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और कुछ और जज। पर जजों की संख्या संसद तय करती है। असली कहानी तो नियुक्ति की प्रक्रिया में है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर क्या ये उतना सीधा है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कोलिजियम सिस्टम आता है। और देखिए, ये शब्द आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये आया कहाँ से? ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अपने ही कुछ ऐतिहासिक फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसका मूल मकसद एक ही है, जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल कम से कम हो, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। तो मतलब एक तरह से जज ही मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प है। अच्छा, तो इस पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? देखिए, 3 रास्ते हैं। पहली शर्त तो है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है। उसके अलावा या तो आप कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। और वो तीसरा रास्ता भी तो है, जो सबसे अनोखा लगता है, प्रतिष्ठित न्यायविद। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई कानून का बहुत बड़ा विद्वान है, तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। भले ही वो कभी जज या वकील ना रहा हो। जी हाँ। लेकिन क्या असल में कभी ऐसा हुआ है? आज तक इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये एक तरह की संभावना है जिसे संविधान निर्माताओं ने खुला रखा था। ठीक है। और एक बार कोई जज बन गया तो उनका कार्यकाल 65 साल की उम्र तक होता है ना। हाँ। और उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। जिसे हम महाभियोग कहते हैं। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? इसी स्वतंत्रता के लिए, ताकि कोई जज सरकार के दबाव में आए बिना या किसी ताकतवर व्यक्ति से डरे बिना सिर्फ संविधान के आधार पर फैसला दे सके। इसके लिए आधार क्या चाहिए होता है? साबित कदाचार या अक्षमता का बहुत मजबूत आधार। फिर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और जहां तक मुझे पता है, आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। बिल्कुल सही। कोशिशें हुई हैं, पर प्रक्रिया पूरी कभी नहीं हुई। तो ठीक है, ये तो हुई संरचना और सुरक्षा की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या है? इसे समझने के लिए हम अधिकारों को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मूल अधिकार क्षेत्र, यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसका मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, उन्हें किसी निचली अदालत से आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये खास तौर पर वो मामले होते हैं जो हमारे संघीय ढांचे से जुड़े होते हैं। जैसे भारत सरकार और किसी एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या फिर 2 राज्यों के बीच आपस में कोई झगड़ा हो। अच्छा, तो ये फेडरल विवादों के लिए। लेकिन ज्यादातर मामले तो अपील के जरिए आते हैं ना? हाँ, वही। इसका दूसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अधिकार है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। मतलब हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील। जी, चाहे मामला संवैधानिक हो, सिविल हो या क्रिमिनल। इसका एक बड़ा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में कानून की व्याख्या एक जैसी हो। ठीक है। एक और अधिकार है जो बहुत अनोखा है, सलाहकार अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 143 के तहत। हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उसका सार्वजनिक महत्व है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह सरकार पर बाध्यकारी होती है? क्या उन्हें ये माननी ही पड़ती है? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ एक सलाह है, कोई आदेश नहीं। राष्ट्रपति इसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। समझ गया। ये तो हुए कोर्ट के सामान्य अधिकार। लेकिन अब उस शक्ति की बात करते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32, रिट अधिकार क्षेत्र। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वो चाबी है जो हमारे मौलिक अधिकारों के ताले को खोलती है। अगर सरकार हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट उसे लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये रिट्स असल में हैं क्या? इन्हें आप अदालत के सुपर आदेश समझ सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। मतलब अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले ले, तो उसका परिवार इस रिट के जरिए अदालत से कह सकता है कि उसे पेश करो और बताओ कि उसे क्यों बंद किया गया है। ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। इन अधिकारों के अलावा एक और शक्ति है जिसके बारे में बहुत बात होती है, न्यायिक समीक्षा। हाँ, जुडिशियल रिव्यू।
और मजे की बात यह है कि ये शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है। अच्छा। हाँ, यह शक्ति अदालत ने खुद संविधान की व्याख्या करके हासिल की है। इसका सीधा सा मतलब है सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों और सरकार के फैसलों की जांच कर सकता है। और अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। केशवानंद भारती केस में तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे संसद भी नहीं छीन सकती। और इसी दौर में एक और चीज आई, जनहित याचिका या PIL। बिल्कुल, PIL ने तो जैसे न्याय के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए। पहले नियम था कि जिसके साथ गलत हुआ है वो ही अदालत जा सकता है, लेकिन PIL ने इसे बदल दिया। हाँ, अब समाज का कोई भी व्यक्ति किसी बड़े समूह के हित में जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, अदालत जा सकता है, जैसे पर्यावरण या मानवाधिकारों के मुद्दे। चलिए, ये तो हुई देश की सबसे बड़ी अदालत के बाद। अब जरा राज्यों के स्तर पर आते हाई कोर्ट्स। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और दिलचस्प बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। वो क्या? रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। एक मिनट, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अदालत है, तो फिर हाई कोर्ट की शक्ति किसी मामले में उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? यहीं पर संविधान की खूबसूरती नजर आती है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकारों पर? ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी भी अन्य उद्देश्य? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी सामान्य कानूनी अधिकार, मतलब लीगल राइट। मान लीजिए किसी का कोई कानूनी अधिकार है जिसका उल्लंघन हुआ, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सीधे रिट के लिए नहीं जा सकता, लेकिन वो हाई कोर्ट जरूर जा सकता है। इसलिए रिट जारी करने का दायरा हाई कोर्ट का ज्यादा व्यापक है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और हाई कोर्ट्स का निचली अदालतों पर भी तो नियंत्रण होता है। बिल्कुल, राज्य की सभी जिला अदालतों पर प्रशासनिक नियंत्रण हाईकोर्ट का ही होता है। जजों की पोस्टिंग, प्रमोशन, सब कुछ हाईकोर्ट की देखरेख में होता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि संविधान ने एक ऐसी स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका बनाई है जो सरकार की शक्ति पर एक जरूरी नियंत्रण का काम करती है। और इस स्वतंत्रता को कई तरीकों से पक्का किया गया है। जी, जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी निश्चित सेवा शर्तें और अदालत की अवमानना के लिए सजा देने की शक्ति, ताकि कोई उनके फैसलों को नजरअंदाज न कर सके। चलिए, इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी नुकात को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। दूसरा, अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और चौथा, जो आज की सबसे हैरान करने वाली बात थी, रिट के मामले में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। और कुछ आम गलतफहमियों से बचना भी जरूरी है। जैसे ये मानना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। वो सिर्फ सलाह है। बिल्कुल। और ये सोचना कि हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, ये भी गलत है। और सबसे बड़ी बात, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। सही कहा। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता नहीं, बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता है। और संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संक्षिप्त में, भारतीय न्यायपालिका एक सजग प्रहरी की तरह है, जो संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और राज्य के अंगों के बीच संतुलन बनाए रखती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? एक ऐसी संस्था जिसे जनता सीधे नहीं चुनती, वो एक लोकतंत्र में इतनी शक्तिशाली क्यों है? और अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति और कैसे तय होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत है। आज हम भारतीय शासन प्रणाली की एक, कह सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। राज्य सरकार की वास्तुकला। हाँ, और ये सच में एक पहेली की तरह ही है।
हर राज्य के शासन के केंद्र में एक खास तरह का मतलब शक्ति संतुलन बनाया गया है। एक तरफ है राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, जिनके पास यूं कहिए आधिकारिक मुहर होती है, और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जिनके पास जनता का दिया हुआ जनादेश और असली कार्यकारी शक्ति होती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी नाजुक और कभी-कभी तनावपूर्ण संतुलन को समझना है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस विषय पर बहुत स्पष्ट जानकारी देते हैं। हम ये जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन असल में चलता कैसे है, कौन सिर्फ नाम का प्रमुख है और किसके हाथ में असली ताकत है, और सबसे जरूरी सवाल, जवाबदेही किसकी है। तो चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख और दूसरा वास्तविक। हमारे स्रोतों की एक पंक्ति इसे बहुत अच्छे से बताती है। राज्य सरकार संरचना और भावना में संघ प्रणाली का दर्पण है। ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस दर्पण में सबसे पहले उस पद को देखते हैं जो अक्सर चर्चा और विवादों के केंद्र में रहता है, राज्यपाल का पद। स्रोत बताते हैं कि वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति कैसे होती है? संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत? हाँ, जिसका तकनीकी मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो क्या यह राज्यपाल की स्वतंत्रता पर एक सवालिया निशान नहीं लगाता? क्या वे सिर्फ केंद्र सरकार के एजेंट बन के नहीं रह जाते? ये एक बहुत ही वैध और जरूरी सवाल है। संवैधानिक रूप से इसका जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये स्पष्ट किया है कि राज्यपाल केंद्र के अधीन कोई कर्मचारी या एजेंट नहीं है। अच्छा। बल्कि उनका अपना एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। लेकिन हाँ, राजनीति की जो जमीनी हकीकत है उसमें यह एक निरंतर तनाव का क्षेत्र रहा है, खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों। संविधान उनसे निष्पक्ष होने की उम्मीद करता है, जबकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया उन्हें एक राजनीतिक समीकरण में डाल देती है। तो ये एक तरह से संवैधानिक रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, तो वे अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं? क्या वे अपने फैसले खुद लेते हैं? ज्यादातर मामलों में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 163 साफ कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। एकदम सही। तो सामान्य परिस्थितियों में वे लगभग हमेशा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। वे राज्य के नाम पर शासन करते हैं, लेकिन शासन चलाते मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट है। ठीक है, तो चलिए उनकी शक्तियों को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत उन्हें कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियों में बांटते हैं। कार्यकारी शक्तियों का क्या मतलब है? देखिए, कार्यकारी शक्तियों का मतलब है सरकार चलाने से जुड़ी जो ताकत होती है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर वे बाकी मंत्रियों, राज्य के महाधिवक्ता मतलब सरकार के सबसे बड़े वकील जी, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार के सभी काम आधिकारिक तौर पर उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। और विधायी शक्तियों का क्या? यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है? क्या वे एक तरह से कानून के लिए गेट कीपर की तरह काम करते हैं? गेट कीपर शब्द काफी हद तक सही है। वे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और उसे समाप्त करते हैं। विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल। यहाँ उनके पास कुछ विकल्प होते हैं। वे विधेयक को सहमति दे सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण, वो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। एक और शक्ति का अक्सर जिक्र होता है, अध्यादेश जारी करना। ये क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? बिल्कुल। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत आन पड़े, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश एक अस्थायी कानून की तरह होता है, जिसकी ताकत और प्रभाव बिल्कुल विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून जैसा ही होता है। अच्छा। ये एक बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये सरकार को बिना विधायी बहस के कानून लागू करने की क्षमता देती है। हालांकि इसे बाद में विधानसभा से पारित करवाना जरूरी होता है। समझ गया। तो राज्यपाल के पास प्रशासनिक और विधायी शक्तियां हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं, असली ताकत पैसे से आती है।
राज्य के खजाने के मामले में उनकी क्या भूमिका है? वित्तीय मामलों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, राज्य का वार्षिक बजट उन्हीं की ओर से विधानसभा में पेश किया जाता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी धन विधेयक यानी पैसे से जुड़ा कोई भी कानून उनकी पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता। अच्छा। जी, वे राज्य की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड के संरक्षक भी होते हैं, जिससे अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसा निकाला जा सकता है। यहाँ तक तो लगता है कि राज्यपाल काफी हद तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ से ये पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद हो जाता है। उनकी विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स। सही पकड़ा। ये वो क्षेत्र है जहां संवैधानिक सिद्धांत और राजनीतिक हकीकत का टकराव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये वे गिनी चुनी परिस्थितियां हैं जहां राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मंत्रियों की सलाह के। मतलब एक तरह से उनके पद का सेफ्टी वॉल या इमरजेंसी ब्रेक। हाँ, बिल्कुल यही। तो ये कौन सी खास परिस्थितियां हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, लेकिन केवल एक विशेष स्थिति में। और वो क्या है? जब चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले, जिसे त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। हंग असेंबली। जी, तब राज्यपाल अपने विवेक से ये तय करते हैं कि कौन सा नेता सरकार बनाकर बहुमत साबित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यहीं पर उनके निर्णय पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक देश के कानून या संविधान के किसी बड़े प्रावधान के खिलाफ जा सकता है, तो वे उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो वे केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिनका बहुत गहरा राजनीतिक असर हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो इस पूरे पद का सार है। क्या? विवेक एक अपवाद है, नियम नहीं। डिस्क्रेशन इज द एक्सेप्शन, नॉट द रूल। बहुत खूब। इसका मतलब है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने राज्यपाल की भूमिका को समझा, जो संवैधानिक प्रमुख हैं लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। अब आते हैं सत्ता के असली केंद्र पर, मुख्यमंत्री। स्रोत उन्हें वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी कहते हैं। एकदम सही। अगर राज्य सरकार एक जहाज है तो मुख्यमंत्री उसके कप्तान है। वे विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और मतलब राज्य के प्रशासन के धुरी माने जाते हैं। राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें बहुमत वाले नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। तो एक कप्तान के तौर पर उनके मुख्य काम क्या होते हैं? उनका सबसे पहला और बड़ा काम है अपनी टीम बनाना, यानी अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करना। वे तय करते हैं कि मंत्री कौन बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा। अच्छा। वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सरकार के सभी नीतियों पर अंतिम मुहर लगाते हैं। सभी मंत्री उनके नेतृत्व में काम करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी सरकार गिर जाती है। हाँ, पूरी सरकार। स्रोत में उनकी एक और भूमिका का जिक्र है, एक पुल या कड़ी के रूप में काम करना। इसका क्या मतलब है? ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे 2 स्तरों पर पुल का काम करते हैं। पहला, वे राज्यपाल और अपनी मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी हैं। मतलब अ कम्युनिकेशन चैनल। जी, कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। दूसरा, वे राज्य और केंद्र सरकार के बीच भी एक पुल का काम करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य का पक्ष रखते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं। तो मुख्यमंत्री अकेले काम नहीं करते, उनकी एक पूरी टीम होती है, मंत्रिपरिषद। इसकी कार्यप्रणाली के पीछे क्या सिद्धांत है? मंत्रिपरिषद की संरचना में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके काम करने का सिद्धांत। अच्छा। जिसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ओके। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे एक फुटबॉल टीम की तरह समझिए। ओके। अगर टीम गोल खाती है तो आप सिर्फ एक डिफेंडर को दोष नहीं दे सकते। पूरी रक्षा पंक्ति और कई बार पूरी टीम को जिम्मेदार माना जाता है। सही बात है।
ठीक वैसे ही अगर सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सिर्फ उस विभाग के मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी सरकार को, हाँ, पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है जी। एक मशहूर कहावत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो टीम की तरह जवाबदेही होती है, लेकिन क्या किसी मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही भी होती है? हाँ, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। इसका मतलब है कि हर मंत्री अपने विभाग के कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। तकनीकी रूप से वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, लेकिन असल में ये मुख्यमंत्री का प्रसाद होता है। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो वे उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। तो असल नियंत्रण कप्तान यानी मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है। जी, उन्हीं के हाथ में। चलिए अब कुछ उन सामान्य भ्रांतियों या बारीक बिंदुओं पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे पहला सवाल, क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। क्या राज्यपाल हमेशा अपनी मर्जी से काम करते हैं? नहीं, जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, वे केवल कुछ विवेकाधीन मामलों में ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी सभी कामों में उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। और तीसरा, जो अक्सर गलत समझा जाता है, क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनती है? नहीं, मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनती नहीं है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हाँ, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होता है। विधानसभा उनके प्रति विश्वास या अविश्वास प्रकट करती है, लेकिन नियुक्ति की जो औपचारिक शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। सही। ये छोटी छोटी बातें लेकिन व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मुख्य बिंदु को दोहरा लेते हैं। हमने राज्य सरकार की संरचना से शुरुआत की, जो केंद्र की व्यवस्था का ही एक प्रतिबिंब है। फिर हमने राज्यपाल की दोहरी भूमिका को समझा। वे एक संवैधानिक प्रमुख हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनके पास कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियां हैं, लेकिन उनकी सबसे असाधारण शक्ति है विवेक से काम करने की क्षमता, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में होता है। जी। इसके बाद हम असली सत्ता के केंद्र मुख्यमंत्री के पास आए, जो सरकार के कप्तान और राज्य प्रशासन की धुरी हैं। वे राज्यपाल और केंद्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी काम करते हैं। और अंत में हमने मंत्रिपरिषद की बात की, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर एक टीम की तरह काम करती है और सीधे तौर पर राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष निकलता है वो हमारे स्रोतों में बहुत खूबसूरती से दिया गया है। हाँ, निष्कर्ष ये है कि राज्य सरकार संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करती है, जहां राज्यपाल संवैधानिक स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है, जबकि वास्तविक कार्यकारी अधिकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में निहित हैं। एकदम सही। यही शक्ति संतुलन हमारे राज्य प्रशासन की नींव है। ये एक बेहतरीन सारांश है और आज की ये चर्चा संवैधानिक डिजाइन के बारे में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल भी खड़ा करती है। एक सवाल जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। और वो सवाल क्या है? सोचने के लिए एक विचार ये है, जब किसी राज्य में उस पार्टी की सरकार हो जो केंद्र में विपक्ष में है, तो राज्यपाल का विवेकाधीन पद संवैधानिक संतुलन बनाए रखने वाले सेफ्टी वॉल्व की तरह कैसे काम करता है? और कब यही पद केंद्र और राज्य के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि राज्यों में, मतलब स्टेट्स में, कानून आखिर बनता कैसे है। हमारे पास भारतीय संविधान पर आधारित कुछ नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब किसी राज्य की सरकार कोई फैसला लेती है तो असली पावर किसके हाथ में होती है। मतलब एमएलएज वाली विधानसभा के या फिर विधान परिषद के? हाँ बिल्कुल। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में एक बड़ी पहेली है। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये सीधे सीधे लोकतंत्र के काम करने के तरीके से जुड़ा है। तो असली बॉस कौन है? चलिए इस पूरी व्यवस्था की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, इसका सबसे सीधा जवाब तो ये है कि असली शक्ति हमेशा उस सदन के पास होती है जिसे जनता सीधे चुनती है, यानी विधानसभा। हाँ, विधानसभा। राज्य की सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इसी सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं, किसी और के नहीं। ये पूरी बहस का सबसे बुनियादी नियम है। ठीक है, तो इस बुनियादी नियम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि राज्यों में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है। एक तो है एक सदनीय, जहां सिर्फ विधानसभा होती है,
जो ज्यादातर राज्यों में है। हाँ, और दूसरी है द्विसदनीय, जहां विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि आज भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही ये दूसरा सदन मौजूद है। सिर्फ 6 में? ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 22 राज्य अपना सारा कामकाज, सारे कानून सिर्फ एक ही सदन से चला रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी प्रभावी ढंग से। तो सवाल उठता है कि इन 6 राज्यों को दूसरे सदन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यही तो, इसी सवाल का जवाब हमें इन दोनों सदनों की शक्तियों के फर्क को समझने पर मिलेगा। तो पहले उस सदन की बात करते हैं जो हर राज्य में है और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, विधानसभा। विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, इसके सदस्य मतलब हमारे विधायक या एमएलएज, उन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। कार्यकाल 5 साल का होता है, जब तक कि राज्यपाल उसे पहले भंग ना कर दें। लेकिन इसकी असली पहचान तो इसके अधिकारों से है। बिल्कुल, इसके पास 3 ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो इसे राज्य का पावर सेंटर बनाती हैं। पहली तो जाहिर है कानून बनाना। साधारण विधेयक यहीं पेश और पास किए जाते हैं। सही, लेकिन मुझे लगता है कानून बनाने से भी ज्यादा बड़ी शक्ति है पैसे को कंट्रोल करने की शक्ति, जिसे पावर ऑफ द पर्स कहते हैं। और हमारे नोट्स में ये साफ लिखा है कि धन विधेयक यानी मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। राज्य के खजाने से 1 रुपया भी निकालना हो, कोई नया टैक्स लगाना हो या पुराने में कोई बदलाव करना हो, हाँ, इसका फैसला सिर्फ विधानसभा ही कर सकती है। ये लोकतंत्र का वो सिद्धांत है कि जनता के पैसे पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हक होगा। और फिर आती है तीसरी और सबसे, कह सकते हैं, खतरनाक शक्ति, सरकार को बनाने या गिराने की ताकत। हाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण। सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है। और जिस दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उसी दिन मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। विधान परिषद सरकार से सवाल पूछ सकती है, बहस कर सकती है, लेकिन उसे हटा नहीं सकती। ये अधिकार सिर्फ विधानसभा के पास है। तो ये तो साफ हो गया कि असली बॉस विधानसभा ही है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर सारी शक्ति उसी के पास है, तो फिर उन 6 राज्यों में ये दूसरा सदन यानी विधान परिषद होता ही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वालों में इसे एक सलाहकार सदन के तौर पर सोचा था। सलाहकार? हाँ, एक रिवाइसिंग चेंबर। ये राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मकसद था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी न हो, एक तरह का ठहराव और गहराई आए। लेकिन इसकी बनावट भी तो बहुत अजीब है। मतलब इसके सदस्य सीधे जनता से नहीं आते। नहीं, ये एक तरह का मिला जुला सदन है। कुछ सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा। कुछ नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकायों द्वारा। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है, कुछ सीटें राज्य के शिक्षकों के लिए और कुछ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के लिए आरक्षित होती हैं। 1 मिनट, शिक्षकों और ग्रेजुएट्स के लिए विधान परिषद में, इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि विधानसभा के चुनाव तो अक्सर राजनीतिक लहर पर लड़े जाते हैं। संविधान निर्माता एक ऐसा सदन चाहते थे जहां सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि समाज के पढ़े लिखे और विशेषज्ञ लोग भी अपनी राय रख सकें। मतलब एक विद्वानों का सदन बनाने की कोशिश थी। तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से। ये तो हुई किताबी बात। लेकिन असल राजनीति में क्या होता है? मैंने तो सुना है कि इसे अक्सर वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्किंग लॉट। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है और काफी हद तक सही भी है। कई बार इसका इस्तेमाल उन नेताओं को सदन में लाने के लिए किया जाता है जो चुनाव हार गए हों, या फिर पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को इनाम देने के लिए। हाँ, तो ये बहस हमेशा चलती है कि क्या ये सदन अपने असली मकसद को पूरा कर रहा है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों का एक जरिया बन गया है। तो अगर ये सदन इतना शक्तिशाली नहीं है तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल पास करके भेजा और परिषद को वो पसंद नहीं आया, तो क्या होगा? देखिए, वो उसे रोक नहीं सकती, सिर्फ देरी करा सकती है। मतलब ये एक स्पीड बम्प की तरह है, स्टॉप साइन की तरह नहीं। अगर कोई साधारण विधेयक विधानसभा से पास होकर आता है तो परिषद उसे पहली बार में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रोक सकती है। सिर्फ 3 महीने? और अगर 3 महीने बाद भी विधानसभा अपनी बात पर अड़ी रही और बिल दोबारा पास करके भेज दिया, तब परिषद उसे सिर्फ 1 महीना और रोक सकती है। यानी कुल मिला के 4 महीने। बस
अधिकतम 4 महीने। इसके बाद उस बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, चाहे परिषद ने सहमति दी हो या नहीं। वो बिल को खत्म नहीं कर सकती। और धन विधेयक के मामले में? धन विधेयक के मामले में तो इसकी शक्ति लगभग शून्य है। शून्य? बिल्कुल शून्य। परिषद सिर्फ 14 दिन तक देरी कर सकती है। वो उसमें कोई बदलाव का सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे मानना या ना मानना विधानसभा पर है। खारिज तो कर ही नहीं सकती। 14 दिन में वापस नहीं भेजा तो उसे वैसे ही पास मान लिया जाता है जैसे विधानसभा ने भेजा था। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक राज्य अपने लिए ये दूसरा सदन बना भी सकता है और चाहे तो खत्म भी कर सकता है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? मुझे लगता है ये परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। आपने सही कहा, ये केंद्र राज्य संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है जो संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है। और हाँ, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल बनते हैं। तो क्या प्रक्रिया है इसकी? इसकी प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले जिस राज्य को परिषद बनानी या खत्म करनी है, उसकी विधानसभा को एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी? हाँ, इसका मतलब है सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जो कि हासिल करना काफी मुश्किल होता है। हाँ, इसमें तो काफी राजनीति होती होगी। बहुत। कई बार सरकारें परिषद इसलिए बनाना चाहती हैं ताकि वे अपने और नेताओं को जगह दे सकें, जबकि विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बताकर विरोध करता है। ठीक है, मान लीजिए राज्य ने ये मुश्किल प्रस्ताव पास कर भी लिया, फिर क्या होता है? फिर वो प्रस्ताव संसद के पास जाता है और संसद उस पर सिर्फ साधारण बहुमत से कानून बनाकर मोहर लगाती है। 1 मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। क्या मतलब राज्य की विधानसभा इतने मुश्किल विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे और संसद उसे एक आसान से साधारण बहुमत से ही पास या खारिज कर सकती है? बिल्कुल, और ये जानबूझकर किया गया है। ये दिखाता है कि संविधान की नज़र में किसी राज्य में दूसरे सदन का होना कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये एक विकल्प है जिसकी अंतिम चाबी केंद्र सरकार के पास है। मतलब राज्य सिर्फ सिफारिश कर सकता है, आखिरी फैसला दिल्ली का होगा। सही समझे। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हम विधानसभा और विधान परिषद की सीधी तुलना करें। हाँ, एक त्वरित तुलना करते हैं। पहला, शक्ति का स्रोत। विधानसभा की शक्ति सीधे जनता के वोट से आती है और परिषद की शक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव और मनोनयन से। दूसरा, कार्यकाल। विधानसभा 5 साल के लिए होती है और भंग हो सकती है। परिषद एक स्थायी सदन है। तीसरा, सरकार पर नियंत्रण। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिरा सकती है, परिषद ऐसा सोच भी नहीं सकती। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे का मामला। धन विधेयक पर अंतिम फैसला विधानसभा का। परिषद सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है। ये तुलना तो सब कुछ साफ कर देती है। हाँ, अगर राज्य का शासन एक गाड़ी है तो विधानसभा ड्राइवर की सीट पर है, और विधान परिषद अगर उस गाड़ी में है भी तो वो एक अनुभवी सहयात्री की तरह है जो नक्शा देख सकता है, कोई दूसरा रास्ता सुझा सकता है या आगे गड्ढा होने की चेतावनी दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमारे स्रोतों का सार ये है कि राज्य के लोकतंत्र में सारी शक्ति का केंद्र विधानसभा ही है। यही वो जगह है जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के प्रति और सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह रहे। सही बात है। और विधान परिषद जहां भी ये मौजूद है, उसका आदर्श काम है कि वो बिना जनता की इच्छा को रोके, बहस और विचार विमर्श को और गहरा बनाए। मतलब जल्दबाजी में बने कानूनों पर एक ब्रेक की तरह काम करें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए उठता है। क्या? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, भारत के ज्यादातर राज्य सिर्फ एक सदन से ही अपना काम चला रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दूसरे सदन की सच में कोई जरूरत है? क्या ये वाकई कानून बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है जैसा कि सोचा गया था? या फिर ये आज के समय में सिर्फ प्रक्रिया को धीमा करने वाला और सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाला एक राजनीतिक अड्डा बनकर रह गया है? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे स्तंभ की बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही कम समझा जाता है। सोचिए, भारत में एक ऐसी अदालत है जिसकी कुछ शक्तियां नागरिकों की रक्षा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक हैं। ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है, पर हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स की। जी। ये सिर्फ राज्य की सबसे बड़ी अदालतें नहीं हैं,
बल्कि ये संविधान के असली प्रहरी हैं, जो जमीनी स्तर पर हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने भारतीय राज व्यवस्था पर कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं जो हाई कोर्ट की संरचना, उनकी असीमित शक्तियों और उनकी स्वतंत्रता पर रोशनी डालते हैं। जी, हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि एक आम नागरिक के लिए हाई कोर्ट का असल में क्या मतलब है और ये भारतीय शासन व्यवस्था की रीढ़ क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा की नींव एक कोर आइडिया पर टिकी है, वो ये कि हाई कोर्ट किसी भी राज्य में न्याय का सबसे ऊंचा और कह सकते हैं कि आखिरी दरवाजा है। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण। हाँ, ये सिर्फ मुकदमों का निपटारा नहीं करते, बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक भी हैं। इनका सबसे बड़ा काम ये सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकारें अपनी शक्तियों के दायरे में रहें और कानून का राज बना रहे। ठीक है, तो नींव तो साफ है कि ये राज्य के संवैधानिक गार्ड हैं। पर ये बनते कैसे हैं? इनकी संरचना क्या होती है? क्या हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट बना सकती है। हाँ, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक साझा हाईकोर्ट भी बना सकती है, जैसा कि हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट या गुवाहाटी हाईकोर्ट के मामले में देखते हैं। और इनमें कौन होते हैं? मतलब जजों की संख्या कैसे तय होती है? हर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? संविधान में इन अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या तय नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है कि वो समय समय पर मतलब काम के बोझ को देखते हुए इनकी संख्या तय करे। अच्छा, तो इस सिस्टम में एक तरह का लचीलापन बना रहता है। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इतनी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया भी खास होगी। बहुत खास। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अकेले नहीं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है। और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह ली जाती है। ये जटिल प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि किसी एक संस्था का पूरा नियंत्रण ना हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। सही बात है। और ये स्वतंत्रता इनके कार्यकाल में भी झलकती होगी। बिल्कुल। हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये लंबा और सुरक्षित कार्यकाल उन्हें किसी भी तरह के बाहरी दबाव से मुक्त होकर काम करने की हिम्मत देता है, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई और, ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले सुना सकें। जी, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हाईकोर्ट बनता कैसे है और जज नियुक्त कैसे होते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनके पास ताकत क्या है, ये असल में करते क्या है जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आ रहे हैं, हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र यानी उनकी शक्तियां। और इसमें सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली है रिट अधिकार क्षेत्र, जो संविधान के अनुच्छेद 226 से मिलती है। एक मिनट, क्या यही वो शक्ति है जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है? ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी अदालत है। यही वो आहा मोमेंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे किसी कानूनी अधिकार का हनन होता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, मान लीजिए संपत्ति या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई अधिकार, तो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर और पहली अदालत हाई कोर्ट है। ये तो एक आम धारणा के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। संविधान निर्माताओं ने हाई कोर्ट को राज्य स्तर पर न्याय का सबसे बड़ा और सबसे सुलभ किला बनाया है। ये 5 तरह की रिट्स जारी कर सकते हैं, जिन्हें न्याय का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। ये 5 रिट्स, इनके नाम काफी जटिल लगते हैं। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इनका क्या मतलब है? जरूर। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस,
जिसका सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट या आदेश जारी करके पुलिस को उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने को कहता है। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक हुआ। जी। दूसरी है परमादेश यानी मैंडमस, मतलब हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है। अच्छा। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये रिट हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत को तब जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई केस सुन रही हो। ओके। चौथी है उत्प्रेषण, सर्चियोरारी, यानी और सूचित किया जाए। इसके तहत हाई कोर्ट निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द कर सकता है या केस को अपने पास मंगा सकता है। और पांचवी है अधिकार पृच्छा, को वॉरेंटो, यानी आपका अधिकार क्या है। ये कब इस्तेमाल होती है? अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। ये तो सच में ब्रह्मास्त्र हैं। तो इन विशेष रिट शक्तियों के अलावा क्या ये एक सामान्य अदालत की तरह भी काम करते हैं, जैसे केस सुनना या अपीलें सुनना? हाँ बिल्कुल, इनके पास मूल अधिकार क्षेत्र भी है, यानी कुछ मामले सीधे हाईकोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, जैसे वसीयत, शादी तलाक या कंपनी से जुड़े कानून। सांसदों और विधायकों के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी सीधे यहीं दायर होती हैं। और अपीलीय अधिकार क्षेत्र? हाँ, इनके पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, जिसका मतलब है कि जिला अदालतों और अन्य निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनते हैं, चाहे वो सिविल मामले हों या आपराधिक। इन शक्तियों के अलावा एक और दिलचस्प अधिकार है इनके पास, निचली अदालतों पर पर्यवेक्षी यानी निगरानी रखने का अधिकार। इसका क्या मतलब है? ये अनुच्छेद 227 के तहत एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट सिर्फ अपीलें ही नहीं सुनता, बल्कि वो अपने राज्य की पूरी न्यायपालिका का हेडमास्टर है। हेडमास्टर? हाँ, एक तरह से। सैन्य अदालतों को छोड़कर राज्य की सभी निचली अदालतों पर उसका प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण होता है। वो उनके कामकाज के लिए नियम बना सकता है, उनके रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता है और यहाँ तक कि जजों के ट्रांसफर से लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये शक्ति पूरे राज्य में न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल। और आखिर में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। निश्चित रूप से। ये हाईकोर्ट की वो शक्ति है जिसके तहत वो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या आदेश की जांच कर सकता है कि क्या वो संविधान के दायरे में है। और अगर नहीं है तो? अगर कोई कानून संविधान के किसी भी प्रावधान, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हाईकोर्ट उसे अवैध या शून्य घोषित कर सकता है। अच्छा। ये शक्ति सरकार को निरंकुश होने से रोकती है और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। इतनी सारी शक्तियों के साथ तो ये भी जरूरी होगा कि इन पर किसी का दबाव ना हो। ये अपनी आजादी कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि अगर जज ही स्वतंत्र नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। संविधान में इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई मजबूत प्रावधान हैं। पहला तो कार्यकाल की सुरक्षा है, जिसके बारे में हमने बात की। उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हाँ। दूसरा, उनकी सेवा की शर्तें और वेतन नियुक्ति के बाद कम नहीं किए जा सकते। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर विधानसभा में वोटिंग नहीं हो सकती। ओह, तो इससे उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र रखा गया है। जी। और मैंने सुना है कि विधायिका में जजों के काम करने के तरीके पर बहस भी नहीं हो सकती। सही सुना है। उनके आचरण पर संसद या विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय तब जब उन्हें हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया हो। ये उन्हें राजनीतिक आलोचना और दबाव से बचाता है। अच्छा। इसके अलावा अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उन्हें अधिकार देती है कि अगर कोई उनके फैसलों या अदालत की गरिमा का अपमान करे तो वो उसे सजा दे सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से जवाबदेही से बाहर है? अगर कोई जज वाकई गलत करे तो क्या होता है? क्या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। तो इसमें होता क्या है?
संसद के दोनों सदनों को अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और इसका आधार सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता हो सकता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल नहीं है कि ये लगभग नामुमकिन हो जाती है? अगर कोई जज वाकई गलत कर रहा हो तो क्या ये सिस्टम उन्हें हटाने में नाकाम नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर अक्सर बहस होती है। प्रक्रिया की जटिलता का एक कारण भी है। संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी जज को राजनीतिक कारणों से या किसी विवादास्पद फैसले की वजह से आसानी से न हटाया जा सके। तो यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जवाबदेही से ऊपर रखा गया है? एक तरह से, हाँ। और इसका सबूत ये है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी हाईकोर्ट के जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सका है। यह तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चलते चलते अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को एक साथ रखें तो मुख्य फर्क क्या है? मोटे तौर पर 4 मुख्य फर्क है। पहला, अधिकार क्षेत्र का। हाई कोर्ट का दायरा राज्य तक सीमित है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में। ये तो साफ है। दूसरा, रिट शक्ति का। जैसा हमने चर्चा की, हाई कोर्ट की रिट शक्ति अनुच्छेद 226 मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए है, जो इसे सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से व्यापक बनाती है। ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। तीसरा, पर्यवेक्षी शक्ति। अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालतों पर नियंत्रण की शक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। और चौथा, सलाहकार शक्ति, जो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तुलना बहुत स्पष्ट है। अक्सर कुछ आम गलत फहमियां भी होती हैं हाई कोर्ट को लेकर। जैसे बहुत से लोगों को लगता होगा कि हाई कोर्ट राज्य सरकार के अधीन काम करता है क्योंकि वो राज्य में होता है, लेकिन ये सच नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और एक प्रीलिम्स ट्रैप भी कह सकते हैं। हाई कोर्ट राज्य सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं होते। वो भारत की एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का हिस्सा है, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। तो राज्य सरकार का उन पर कोई सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक आम नागरिक के लिए हाईकोर्ट का असल मतलब क्या है? संक्षेप में, हाईकोर्ट राज्यों के संवैधानिक प्रहरी हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य में संविधान का राज चले, सरकारें मनमानी न करे और सबसे जरूरी, किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। अपनी व्यापक रिट शक्ति और निचली अदालतों पर नियंत्रण के साथ वो राज्य स्तर पर न्याय और संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र है। और अगर हमें 3 मुख्य बातें याद रखनी हो इस पूरी चर्चा से, तो वो क्या होंगी? 3 बातें। पहली, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की असाधारण और व्यापक रिट शक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। हाँ। दूसरी, अनुच्छेद 227 के तहत राज्य की पूरी न्यायपालिका पर उनका प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण। और तीसरी, उनकी स्वतंत्रता, जो किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखी गई है, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये वाकई ये गहरी और स्पष्ट जानकारी थी। हाईकोर्ट की भूमिका को शायद इससे बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल, ये सच में हमारे लोकतंत्र के गुमनाम नायक हैं। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। जी कहिए। हमने देखा कि हाईकोर्ट का निचली अदालतों पर इतना व्यापक पर्यवेक्षी नियंत्रण है। दूसरी तरफ हम हमेशा अदालतों में लाखों लंबित मामलों की बात सुनते हैं। तो ऐसे में राज्य स्तर पर न्यायिक दक्षता या जुडिशियल एफिशिएंसी का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ जल्दी जल्दी केस निपटाना है या फिर न्याय की गुणवत्ता भी है? बहुत अच्छा सवाल है। और हाईकोर्ट अपनी इस विशाल शक्ति का इस्तेमाल करके इस दक्षता को कैसे हासिल कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। जी, इस पर सोचने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी के पिलर 4 नोट्स की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जहां सब बराबर है वाला नियम थोड़ा सा बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की। जी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऊपर से जितना सीधा लगता है, अंदर से मतलब उतना ही गहरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे संविधान के विश्लेषण पर आधारित हैं और हमारा मकसद इन्हीं नोट्स से सबसे जरूरी बातें निकालकर आप तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा संविधान कुछ राज्यों के साथ अलग व्यवहार क्यों करता है। इस कॉन्सेप्ट को असम्मित संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं।
और हम इसे परत परत खोलेंगे। ये प्रावधान क्या हैं, ये क्यों जरूरी हैं और परीक्षा में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को ही पकड़ते हैं, विशेष प्रावधान। सुनने में ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों को बाकियों से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या ये भेदभाव जैसा नहीं है? हाँ, ये ही पहला सवाल मेरे भी दिमाग में आया था कि जब हम कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ है और सभी राज्य बराबर हैं, तो फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ये एक बहुत आम और जरूरी सवाल है, लेकिन संविधान की नज़र में ये ज्यादा अधिकार नहीं है, बल्कि अलग तरह का अधिकार है। देखिए, ये प्रावधान किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। इन्हें 3 मुख्य वजहों से संविधान में जगह दी गई है। पहली, कुछ राज्यों की अनोखी सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान की रक्षा करना, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। अच्छा, जैसे उनकी अपनी परंपराएं, उनके अपने कानून। बिल्कुल। दूसरी वजह है ऐतिहासिक। जब कुछ रियासतें या क्षेत्र भारत में शामिल हुए तो उनसे कुछ वादे किए गए थे। उन वादों को निभाने के लिए ये प्रावधान बनाए गए। और तीसरी वजह है कुछ इलाकों का पिछड़ापन दूर करना और संतुलित विकास को बढ़ावा देना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस यूं ही दे दिए गए फायदे हैं, इनके पीछे ठोस सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारण हैं। और इन सभी का कानूनी आधार हमारे संविधान में ही मौजूद है। हाँ, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक ये पूरी श्रृंखला ही इन विशेष व्यवस्थाओं का घर है। ये एक तरह से संविधान का वो हिस्सा है जो स्वीकार करता है कि भारत इतना विविध है कि एक साइज की शर्ट सबको फिट नहीं हो सकती। हमारे स्रोत में एक बहुत काम की टेबल दी गई है जिसमें अनुच्छेद, राज्य और उसकी मुख्य विशेषता बताई गई है। ये एक नज़र में पूरा चैप्टर समझने जैसा है। ये टेबल एक तरह से इस पूरे टॉपिक का इंडेक्स है। अगर हम एक क्विक टॉर करें तो देखिए, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ पिछड़े इलाकों जैसे विदर्भ और सौराष्ट्र के लिए अलग विकास बोर्ड की बात करता है। फिर 371A सीधा हमें नागालैंड ले जाता है, जहां उनके पारंपरिक कानूनों को सुरक्षा दी गई है। 371C मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए एक विशेष समिति का प्रावधान करता है। 371F सिक्किम की कहानी कहता है, जो भारत में विलय के बाद विशेष संरक्षण चाहता था। और सबसे नए जोड़े गए अनुच्छेदों में से एक 371J कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। तो ये साफ है कि हर प्रावधान के पीछे एक अलग कहानी और एक अलग जरूरत है। अब चलिए कुछ उन अनुच्छेदों पर और गहराई से बात करते हैं जिन्हें स्रोत में हाई यील्ड यानी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बताया गया है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 371A नागालैंड और 371G मिजोरम से। इन दोनों को हमेशा एक साथ क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये दोनों भारतीय संघवाद के भीतर स्वायत्तता के सबसे मजबूत उदाहरण हैं। ये सिर्फ कुछ रियायतें नहीं है, बल्कि ये इन राज्यों की विधानसभाओं को एक असाधारण शक्ति देते हैं। स्रोत के मुताबिक यह शक्ति इतनी बड़ी है कि संसद का बनाया कोई भी कानून अगर वो नागा या मिजो लोगों के धार्मिक या सामाजिक रिवाजों, उनके पारंपरिक कानूनों या जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है, तो वो इन राज्यों में तब तक लागू ही नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसे पास न कर दें। ये तो लगभग एक वीटो पावर जैसा लगता है। आप इसे एक संवैधानिक फिल्टर कह सकती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में बना कोई कानून अनजाने में सदियों से चली आ रही स्थानीय परंपराओं को खत्म न कर दे। इसके पीछे का इतिहास भी समझना जरूरी है। नागालैंड और मिजोरम दोनों ही जगहों पर लंबे समय तक उग्रवाद रहा, जिसकी एक बड़ी वजह अपनी पहचान खोने का डर था। ये अनुच्छेद उस डर को संबोधित करने और उन्हें भारतीय संघ में एक सम्मानजनक स्थान देने का एक संवैधानिक तरीका है। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए एक ट्रैप भी है। अक्सर 371A और 371G में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा नागालैंड के लिए है और कौन सा मिजोरम के लिए। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो इसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती थी। इन्हें याद रखने का क्या कोई आसान तरीका है? इसका सबसे अच्छा तरीका है इन्हें साथ याद करना और एक छोटा सा न्यूमोनिक बना लेना। जैसे A अल्फाबेट में पहले आता है और नागालैंड को राज्य का दर्जा मिजोरम से पहले मिला, तो 371A नागालैंड के लिए, G बाद में आता है तो मिजोरम के लिए। अब सोचिए, परीक्षा में एक सवाल आया था जो कुछ इस तरह था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड के संदर्भ में संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होगा? और विकल्प थे धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन, भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व। इसका जवाब तो तीनों ही होंगे। ये सवाल सीधे सीधे प्रावधान की समझ को परखता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सिर्फ अनुच्छेद और राज्य का नाम रटना काफी नहीं है, उसके अंदर की मुख्य बात भी पता होनी चाहिए। नागालैंड और मिजोरम के ये प्रावधान तो सांस्कृतिक पहचान बचाने के बारे में थे, लेकिन हर राज्य की कहानी अलग है। सिक्किम को देखिए, उसकी जरूरतें संस्कृति से ज्यादा इतिहास और विलय की शर्तों से जुड़ी थी। अनुच्छेद 371F इसी कहानी को बताता है। सिक्किम का मामला वाकई अनोखा है। ये 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग राजशाही थी। जब वहां की जनता ने भारत में विलय के लिए वोट दिया तो भारत सरकार ने कुछ वादे किए। अनुच्छेद 371F उन वादों को दिया गया संवैधानिक कवच है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि विलय से पहले के सिक्किम के कानून लागू रहेंगे, वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी और विधानसभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व बना रहेगा। ये एक तरह से एकीकरण की प्रक्रिया को भरोसे के साथ पूरा करने का तरीका था। ये दिखाता है कि भारतीय संघ किसी पर कब्जा नहीं करता, बल्कि सहमति से अपने परिवार को बढ़ाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये प्रावधान दिखाता है कि भारत की एकता एकरूपता पर नहीं, बल्कि समायोजन और सम्मान पर आधारित है। ये राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का प्रतीक है। अब अगर हम सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखें तो अनुच्छेद 371H का जिक्र आता है, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है। इसमें राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के लिए एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वो अपने विवेक से काम कर सकते हैं। ये राज्यपाल को एक तरह की सुपर पावर क्यों देता है? ये सुपर पावर नहीं, बल्कि एक विशेष जिम्मेदारी है, और इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति है। चीन के साथ हमारा लंबा और संवेदनशील सीमा विवाद है। ऐसे सीमावर्ती राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ राज्य का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है। इसलिए केंद्र के प्रतिनिधि यानी राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि जरूरत पड़ने पर वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कदम उठा सकें। और ये हमें भारतीय संघवाद का एक छुपा हुआ सिद्धांत दिखाता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो संघवाद का पलड़ा थोड़ा झुक जाता है और केंद्र को ज्यादा ताकत दी जाती है। ये लचीलापन ही हमारे संविधान की खासियत है। बिल्कुल सही। और ये मुख्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन बिंदु है, जहां संघवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है, क्या अनुच्छेद 371H जैसे प्रावधान भारतीय संघवाद की भावना का उल्लंघन करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं होगा, बल्कि इसी संतुलन को समझाने में होगा। तो हमने संस्कृति देख ली, इतिहास देख लिया, सुरक्षा भी देख ली, लेकिन एक और पहलू है, विकास का असंतुलन। और यहाँ अनुच्छेद 371D और E की भूमिका आती है, जो आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना से भी जुड़े हैं। हाँ, इन प्रावधानों का जन्म राज्य के भीतर ही एक क्षेत्र के लोगों की शिकायतों से हुआ। जब आंध्र प्रदेश बना तो तेलंगाना और रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में ये भावना थी कि सारा विकास, सारी नौकरियां और शिक्षा के मौके तटीय आंध्र के लोगों को मिल रहे हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में कुछ पदों को उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब ये प्रावधान राज्य के भीतर संघवाद जैसा कुछ है, जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के अंदर भी कोई क्षेत्र उपेक्षित महसूस ना करे। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। यह इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है कि संविधान खुद क्षेत्रीय असमानताओं को प्रबंधित करने के लिए कैसे उपकरण प्रदान करता है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि एक राज्य के भीतर अलग अलग क्षेत्रों के रिश्तों को भी समझता है। ठीक है, इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद अब हम उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। ये असमित संघवाद क्यों? क्या ये भारत को एक समान बनाने के बजाय उसे टुकड़ों में बांटने जैसा नहीं है?
कुछ आलोचक तो यही कहते हैं कि इससे राज्यों के बीच असमानता की भावना पैदा होती है और प्रशासनिक जटिलता बढ़ती है। ये आलोचना अपनी जगह सही है। कई बार एक राज्य को मिले विशेष प्रावधानों को देखकर दूसरे राज्य भी वैसी ही मांग करने लगते हैं, जिससे एक तरह की प्रतिस्पर्धी राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत की विशाल विविधता को सोचिए। भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ऐसे देश को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता। एक राष्ट्र एक नियम का विचार सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन भारत की जमीनी हकीकत पर यह फिट नहीं बैठता। तो आप कह रही हैं कि ये विविधता में एकता को साधने का एक व्यवहारिक तरीका है? बिल्कुल। ये यूनिटी थ्रू अकोमोडेशन है, न कि यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। अगर हम नागालैंड या मिजोरम की अनूठी पहचान को संवैधानिक सुरक्षा नहीं देते, तो शायद वे भारत के साथ उतने सहज रूप से एकीकृत महसूस नहीं करते। ये प्रावधान अलगाव की भावना को कम करते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। विशेष प्रावधान का मतलब विशेष दर्जा नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिला था। ये एक और बड़ा ट्रैप है जिससे बचना चाहिए। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, अपनी नागरिकता थी। अनुच्छेद 371 श्रृंखला के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान के भीतर किए गए विशेष समायोजन है। ये किसी भी राज्य को भारत से अलग कोई संप्रभुत्ता नहीं देते। संसद का अंतिम अधिकार हमेशा बना रहता है। बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। तो चलिए अब मुख्य बातों को जल्दी से दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। एक क्विक रिवीजन। जरूर। पहली बात, अनुच्छेद 371 श्रृंखला भारत के असम्मित संघवाद का प्रतीक है, जहां हर राज्य की जरूरत के हिसाब से अलग नियम हो सकते हैं। दूसरी बात, नागालैंड 371A और मिजोरम 371G के प्रावधान सबसे मजबूत हैं, जो उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि को संसद के सीधे हस्तक्षेप से बचाते हैं। तीसरी, सिक्किम 371F का प्रावधान एक ऐतिहासिक वादे को निभाने जैसा है, जो विलय के समय किया गया था। ये भारत के समावेशी रवैये को दिखाता है। और चौथी, आंध्र तेलंगाना 371D का मामला दिखाता है कि ये प्रावधान सिर्फ संस्कृति या सीमा के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भीतर विकास के संतुलन के लिए भी हैं। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि असम्मित होना संघवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये भारतीय संघवाद को व्यवहारिक और मजबूत बनाने का एक जरूरी औजार है। अब उन 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों की बात करते हैं, जिनसे परीक्षा में और सामान्य समझ में भी बचना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली गलतफहमी, भारत के सभी राज्यों का संवैधानिक दर्जा समान है। ये गलत है। राजनीतिक दर्जा समान है, संवैधानिक नहीं। दूसरी गलतफहमी, अनुच्छेद 371 के प्रावधान अस्थायी हैं। ये भी गलत है। ये स्थायी प्रावधान है जब तक कि संसद इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा न दे। और तीसरी और सबसे खतरनाक गलतफहमी, ये विशेष प्रावधान भारत की संप्रभुता को कम करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि ये प्रावधान देश के विभिन्न हिस्सों को भरोसे के साथ जोड़कर भारत की संप्रभुता को मजबूत करते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारत के व्यवहारिक और परिपक्व संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसा संघवाद है जो एक रूपता लागू करने के बजाय संवैधानिक रूप से मतभेदों को सम्मान देकर राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता में एक खूबसूरत संतुलन बनाता है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत हमें ये तो बताता है कि ये प्रावधान क्या हैं और क्यों हैं, लेकिन यहाँ मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर विचार किया जाना चाहिए। समय के साथ ये प्रावधान कैसे विकसित होते हैं? जैसे जैसे समाज और विकास की जरूरतें बदलती हैं, क्या विशेष आवश्यकता की परिभाषा भी बदलती है? क्या जो प्रावधान आज प्रासंगिक है वे 50 साल बाद भी उतने ही जरूरी रहेंगे? और भारतीय संघवाद के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? इस पर सोचना जरूरी है। एक बहुत ही जरूरी सवाल। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय